सर एक सेकंड ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ AICC ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਰੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ DCC ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਾਬੂ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, सचिन भगत जी ने, साढ़े मैडम सब तो जोड़े सीनियर ने आशू मिश्रा जी, आशू जी, होर भी जिन्ने सारे सज्जन ने सारे लोकल खड़े ने, साढ़े सारे इतने बैठे ने। मैं उन्ना करता हूँ और जी आया कहता हूँ पंजाब में अमृतसर में पहुँचने के लिए। पवन खेड़ा जी हैं, समय में पहले भी ज़्यादा ले चुका हूँ, दिल से माफ़ी। मैं लेट हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। काफ़ी राज्यों में घूमते हुए मेरी किस्मत में आज ये लिखा था और मुझे लगता है किस्मत अच्छी है मेरी कि मैं गुरु नगरी में आ पाया और आप लोगों के बीच आ पाया। पूरे देश का माहौल, एक बदलाव की हवा चल रही है पूरे देश में, और देश में लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, दुख है और चिंता है। गुस्सा इस बात का कि जितनी 10 साल में काम होने चाहिए थे, जो सवाल लोगों के मन में है कि नौकरियां क्यों नहीं लगी, महंगाई क्यों है, किसानों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं भाषण देते हैं, नेहरू जी की बुराई करनी शुरू करते हैं, राहुल गांधी तक की बुराई करते हैं। उसके अलावा कुछ अपने रिपोर्ट देने के लायक कुछ नहीं है कि आपने क्या किया 10 साल में। आपको 10 साल लोगों ने जिताया, आशीर्वाद दिया, उस कुर्सी तक पहुंचाया, तो वहाँ बैठकर जो आपकी जिम्मेदारियां थी क्या वो आपने पूरी की, ये जानने का हक हमारे वोटर को है, अमृतसर के वोटर को है, पंजाब के वोटर को है, पूरे देश के वोटर को है। लेकिन वो जवाब नहीं देते। जवाब देने की बजाय उल्टा आँख दिखाते हैं, कोई सवाल पूछ ले उसको जेल भेज देंगे। तो ये तो पंजाब कभी बर्दाश्त कभी किया नहीं पंजाब ने, और ना अब बर्दाश्त करेगा। लोकतंत्र है, संविधान से चलता है लोकतंत्र, जिसमें प्रधानमंत्री की भी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हुए नहीं दिख रहे। लोगों के मन में दुख इस बात का है कि लोगों को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ, किसानों को लगता है उनके साथ धोखा हुआ, नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ। मैं ये आंकड़ा जब सुनाता हूँ सब जगह तो मुझे खुद बोलते हुए दुख होता है कि इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और 1 घंटे में 4 औरतों की अस्मत लूटी जा रही है। ये आंकड़ा दिल दहला देता है। ये आंकड़ा अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें टेबल पर, तो उस प्रधानमंत्री को फिर नींद नहीं आनी चाहिए। उस प्रधानमंत्री को प्रचार में जाने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये हमारे ऐसे विरले प्रधानमंत्री हैं, न इनसे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया, न कोई इनके बाद कभी आएगा, जो बहुत बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। और इन सवालों से बचने के लिए, इन आंकड़ों से बचने के लिए हमारा और आपका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान में। और अगर किसान दिल्ली तक आने की हिमाकत कर दें तो किसानों को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, खालिस्तानी कुछ भी कह देंगे, लेकिन किसानों को देश की राजधानी में नहीं आने देंगे। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं किसानों के वोट से आप खुद गुजरात से देश की राजधानी में आकर राज कर रहे हैं, राजा बने हुए घूम रहे हैं। उन्हीं किसानों के लिए आपने दिल्ली के दरवाजे बंद कर दिए, उन्हीं किसानों के लिए आपने सड़कों पर कील बिछा दी। ये न्याय की बात नहीं है। ये बात राहुल गांधी को बहुत नागवार गुजरी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और सब लोगों से संवाद किया, लोगों के मन की बात सुनी, पत्रकारों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की, महिलाओं से बात की, दलितों से बात की, शोषितों से बात की, आदिवासियों से बात की, किसानों से बात की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। उस आदमी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश की नब्ज़ को टटोला, और उसके बाद जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारा न्याय पत्र है, वो हमारी गारंटीज़ हैं, वो
बनकर आई, वो किसी एसी के कमरे में बनकर नहीं आई थी। उसके लिए पसीना बहाया राहुल गांधी। जो नौजवान बेरोजगार बैठा है, हताश बैठा है, आत्महत्या करने को तैयार बैठा है, उसको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि राहुल गांधी ने उस नौजवान के बारे में सोचा और पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा की घोषणा की। 30 लाख खाली पद राहुल गांधी ने वादा किया है, गारंटी दी है, हमारी सरकार बनने के बाद वो पद भरे जाएंगे। कोई भी नौजवान, वो डिप्लोमाधारी हो या वो ग्रेजुएट हो, उसको पहली नौकरी पक्की, ये घोषणा हमने की है। और ये घोषणा खाली घोषणा हो नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है। ये सब कांग्रेस के लोग तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ऐसे हुई गृहिणियों की स्थिति बहुत ख़राब हुई। 400 रुपये का सिलेंडर 1100 में बिकता है। ये कोविड के पहले भी स्थिति ऐसी ही थी, कोविड के बाद और ख़राब हुई। छोटा व्यापारी तबाह हो गया, छोटे छोटे उद्योग ख़त्म हो गए। ये सब सोचते हुए ये तय हुआ कि महालक्ष्मी योजना हो, गरीब परिवारों की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया डाला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। किसानों को देखकर हम सबका दिल भर आया। हम दिल्ली में बैठे बड़े परेशान रहे कि हमारे ये अन्नदाता, जिनको हम अन्नदाता बचपन से कहते हैं, उन अन्नदाताओं की क्या हालत कर दी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और 2014 में यही मोदी जी एमएसपी की गारंटी देते थे, एमएसपी का वादा करते थे और वोट लेते थे। आज कहते हैं मैं एमएसपी नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये निर्णय लिया है, सरकार बनते ही स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर एमएसपी का कानून बनाया जाए। और ये कोई हम एहसान नहीं चढ़ा रहे हमारे किसान भाई बहनों पर, ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, और वो हम दिला के रहेंगे, दे के रहेंगे। अब 5 लिखो 2013 में ये कानून पास हुआ, भोजन का अधिकार। वो कानून जब कोविड हुआ तो नरेंद्र मोदी को वो कानून याद आया जिसकी बड़ी निंदा की थी उन्होंने, और 5 किलो अनाज लोगों को मुफ्त देना शुरू किया। टेम्परेरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब हमेशा दूंगा। ये कोविड के वक्त था, फिर चुनाव आते गए तो बढ़ाते गए। चुनाव ख़त्म होते ही, अगर वैसे ये जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर जीत जाते हैं गलती से, तो ये बंद कर देंगे। खड़गे साहब ने परसों घोषणा की, 3 दिन पहले घोषणा की कि इस 5 किलो को हम 10 किलो करेंगे। और ये चुनाव और नशा अगर 30 लाख तो सारे इंडिया का जो है नौजवान 30 लाख आप जॉब हो रही है, पंजाब में इसका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा? नशे का हालात और बदतर हो गए हैं पहले के, आप कहीं से भी आप नशा ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो गया है नशा। और इसको इन चीज़ों को, और SYL का मुद्दा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है जी, ये इसको, इन चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, आपके सूबे के जो हमारे नेता हैं, हम लोग ऐसी पार्टी हैं जो अपनी गलती भी मानते हैं। जहाँ गलती होती है उसकी सज़ा मिलती है। हमें हराया गया, हमने सर आँखों पे वो सज़ा ली, कुछ गलतियाँ हुई होंगी तभी सज़ा मिली, और उससे हम सीखते भी हैं। और फिर मिलजुल कर आप लोगों से और लोगों से, विशेषज्ञों से सलाह लेकर कि क्या कदम उठाएं जिससे पंजाब के जो मसले हैं, वो ड्रग्स का मसला हो, वो बेरोज़गारी का मसला हो, वो आपने जैसा SYL बोला उसका मसला हो, कैसे मिलजुल कर बैठकर उन मसलों का हल निकाला जाए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम अपने कमरों में बैठकर बिना सलाह मशवरा लिए कोई निर्णय लें, तो आपने देखा कैसे 3 काले कानून मोदी जी लाए बिना सलाह लिए किसी से। उन कानूनों का क्या हुआ? वापस लेने पड़े। हम इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेंगे जो लोगों की सलाह के बगैर हो। जो पार्टी इस डर में बैठी है कि हार जाएंगे, वो हिंसा पे उतारू हो रही है। ये पंजाब ने कभी ऐसा देखा नहीं, ना देश में देखा गया, और इस तरह की प्रवृत्ति गलत है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हार के डर से वो शब्दों में उनके हिंसा दिखती है। ऐसा झूठ बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं हिंदुओं का सामान लेके मुसलमान को दे देंगे। मतलब ऐसी अटपटी बातें सुनी कभी नहीं होंगी किसी चुनाव में। सर एक सवाल है। जी सर, आम आदमी पार्टी का गठबंधन आपके पूरे देश में है, पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था साहब, उसमें एक पार्टी को पंजाब की जनता ने जिम्मेदारी दी सरकार चलाने की, दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी क्या दी? विपक्ष में बैठने की। घर जाने की तो जिम्मेदारी हमें नहीं थी कि जाओ अब आप आराम करो। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, वो भी जनता ने दी है। क्या जिम्मेदारी है? कि
कि आप सवाल पूछेंगे सरकार से, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये जो विपक्ष का काम होता है, मीडिया और विपक्ष दोनों का यही काम होता है। आप बखूबी अपना वो काम निभाते हैं, हमें भी वो काम निभाना है। कटघरे में खड़ा कौन करेगा अगर विपक्ष ही सरकार के साथ मिल जाएगा तो। यहाँ हमारी जिम्मेदारी यहाँ के सूबे ने विपक्ष की दी है, हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। धोखा नहीं कर सकते हम पंजाब के जनता के साथ। हाथ मिला ले अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ तो वो धोखा होगा पंजाब। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, केंद्र और सरकार में हरियाणा में भाजपा है, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे हाथ तो नहीं मिलाया ना। दिल्ली केंद्र में नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस है, अब उनसे हाथ तो नहीं मिला सकते, वो विपक्ष का काम है। अगर हम यहाँ हाथ मिला लेते आम आदमी पार्टी से तो विपक्ष की जो स्पेस है वो तो मोदी जी ले लेते, हम उनको क्यों घुसने देंगे यहाँ। मोदी जी की पंजाब फेरी जो हो रही है 23 देश का वज़ीर आज़म है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, हम और आप भी जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं उस सूबे के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पिछली बार आए उन्होंने अपमान किया, बहुत अफसोस हुआ ये देखकर। उम्मीद करता हूँ इस बार अपमानित करके नहीं जाएंगे पंजाब को। वैसे वो जहाँ भी जा रहे हैं, जितना बार वो मुंह खोलते हैं उतना कांग्रेस की सीटें बढ़ा देते हैं। हमारे सबसे बड़े स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं आजकल। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? मोदी जी आएंगे तो हमें बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। वो जहाँ गए हमारी सीटें बढ़ाई उन्होंने। जी केजरीवाल बोलते हैं इंडियन देखी नहीं जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने उसको स्टडी नहीं किया। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई हस्तक्षेप करता। कांग्रेस का बड़ा लीडर पंजाब में आएगा। बिल्कुल आएंगे लगातार। अब आने वाले हफ्ते में आपको हमारे कई नेता कर सकते हैं जी विजिट, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में बहुत समाज से उन्होंने सेवा भी की। आए थे, सेवा की थी उन्होंने। क्या हाँ। दोबारा आएंगे इलेक्शन? उनका मन बहुत है। अब यहाँ के लोग व्यवस्था कितनी कर सकते हैं बुलाने लायक, ये तो अब यहाँ की लीडरशिप तय करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो काफी दूर लग रहे हैं, अभी सामने यहाँ पर लड़ते भी रहे। मैं अभी बात भी करूँगा उनसे, क्योंकि उनकी हमारी जो भाभी हैं डॉक्टर सिद्धू, उनकी वाइफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैं फिर बात भी करूँगा। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, उनको मजबूती देंगे और उम्मीद करते हैं उनकी वाइफ जल्दी ठीक हो। पवन जी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। तो आपने कहा कि हमारे स्टार कैंपेनर हैं मोदी जी, तो क्या आपको लगता है कि INDA की सरकार आएगी? इंडिया बोलिए ना, पूरा इंडिया बोलिए ना, INDA नहीं, मैं इंडिया बोला, मैं नहीं लगाता डॉट, मैं तो इंडिया ही बोलता हूँ। हमें तो गर्व है इंडिया पे और मोदी जी को नहीं है, आपको भी है गर्व, मुझे मालूम है। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ये जो अटपटी बातें मोदी साहब के मुंह से निकल रही हैं, मैंने आपको प्रेस वार्ता में बताया कि क्यों बोल रहे हैं वो अटपटी बातें। क्योंकि उनके पास जवाब आपके सवालों के नहीं है, हमारे सवालों के नहीं है, जनता के सवालों के नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उनका भाषण सुना तो बोले कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया 70 साल में। दूसरे दिन एक जगह भाषण सुना तो बोले मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। 24 घंटे में पलट गए। फिर मंगलसूत्र तो आप सबने सुना और हम सब हैरान हुए, क्या बोल रहे हैं। बिना हमारा मैनिफेस्टो पढ़े कहीं मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का नाम लिखा हो, या कोई पार्टी ऐसा कहेगी या करेगी कि मंगलसूत्र छीन के किसी को दे दें। अब ऐसी अटपटी बात, अब कहते हैं मंदिर गिरा देंगे। ये इनकी मानसिकता क्या है, ये बुलडोज़र चलाने की, गिराने की, ये मानसिकता तो सिर्फ इन्हीं की है। मंदिर का विवाद 1949 में जब से शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी तब से कहती आई है कि अगर आपसी सुलह में नहीं बात बनती तो जो न्यायालय कहेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। हमने एक बार भी वो स्टैंड नहीं बदला। ताले खुले न्यायालय के आदेश से खुले। मंदिर बनने का आदेश जिस दिन हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उस दिन बीजेपी की बैठक बाद में हुई, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहले हुई और हमने उस आदेश का स्वागत किया। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा हुआ कि विवाद समाप्त हुआ।